गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा बड़गोतिया और आज हम नेक्स्ट चैप्टर 6th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है पहले तो हम ये देख लेते हैं। आप सभी को लास्ट चैप्टर में मैंने ये बता दिया था कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी एक तरह से जनरेशन में कहाँ से आते हैं, वो आते हैं उनके पेरेंट्स से। तो पेरेंट्स से ये जो एक तरह से देखा जाए तो जितने भी हम अर्थ पर अगर हम देखें तो अर्थ पर सभी इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अपने ही जैसी जनरेशन को डेवलप करते हैं या अपने ही जैसी जनरेशन को बर्थ देते हैं। इसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। आप सभी को पता है सभी में ये कैपेबिलिटी होती है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे लार्ज एनिमल्स हो या लार्ज ऑर्गेनिजम्स हो, सभी में एक कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने ही जैसे इंडिविजुअल को बर्थ देते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये चीज़ें आपको पता होगी कि इसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल को फॉर्म करना है, इंडिविजुअल को बर्थ देना। अब ये जो इंडिविजुअल जिसको बर्थ दिया है उसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से आते हैं? ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं पेरेंट्स से। और वो पेरेंट्स के किसी से भी आ सकते हैं, पेरेंट्स में से मदर से भी आ सकते हैं और फादर से भी आ सकते हैं। तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअल्स में आते हैं वो सभी कहाँ से आते हैं? पेरेंट्स से आते हैं, बाय रिप्रोडक्शन आते हैं, रिप्रोडक्शन के बाद आते हैं या उनके द्वारा आते हैं। तो अगर ये एक से दूसरे जनरेशन में ये फ्लो हो रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इनका फ्लो जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? ये इनका फ्लो जो होता है पर्टिकुलर किसी मटेरियल पर डिपेंड करता है। और उस मटेरियल को क्या कहा जाता है? उस मटेरियल को कहा जाता है जेनेटिक मटेरियल, या हम कह सकते हैं हेरिडिटरी मटेरियल। और ये जो हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं वो कौन से होते हैं, यही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अगर हम देखें तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो जनरेशन टू जनरेशन फ्लो हो रहे हैं या एक से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं जेनेटिकल, एक तरह से हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोला जाता है इनको? हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। और इस जो प्रोसेस को हम बोलते हैं वो बोलते हैं हम हेरिडिटी। हेरिडिटी भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको बोल सकते हैं जेनेटिक्स। ये दो चीजें हैं, या तो आप उसको हेरिडिटी बोल दो या जेनेटिक्स बोल दो। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जनरली जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी इंडिविजुअल में आते हैं तो वो किसके कारण आते हैं? वो उसके पेरेंट्स से आते हैं, पर किसके थ्रू आते हैं? वो आते हैं ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके थ्रू आते हैं उनको बोलते हैं हेरिडिटरी मटेरियल। किसके कारण आते हैं? मटेरियल के कारण। और ये मटेरियल क्या होते हैं? हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? हेरिडिटी बोला जाता है या जेनेटिक्स बोलते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोला जाता है? हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमने इससे पहले भी एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं, जैसे हमने मेंडल का लॉ पढ़ा है, हमने मॉर्गन का लॉ पढ़ा है। मेंडल ने भी ये चीज़ बता दी थी कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स का फ्लो जनरेशन टू जनरेशन जो होता है वो पर्टिकुलरली किसके थ्रू होता है? वो पर्टिकुलरली होता है जीन्स के थ्रू। तो जीन्स क्या होते हैं? जीन्स जो होते हैं वो किसी भी क्रोमोसोम्स पर की स्पेशल साइट पर प्रेजेंट ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स या जेनेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको फ्लो करते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है। और ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनकी स्पेशल साइट पर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और यही जीन्स जो होते हैं अब जब चूंकि कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए और बताया, कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चीज़ें देखी कि नहीं, जीन्स जो होते हैं, जीन्स भी जो होते हैं इनमें भी कुछ केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। और उन्हीं केमिकल सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है? उन्हीं केमिकल सब्सटेंसेस को बोला जाता है हेरिडिटरी मटेरियल। और ये जो हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं, ये हेरिडिटरी मटेरियल क्या होते हैं? ये होते हैं डीएनए और आरएनए। कभी आपने नाम सुना होगा डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए क्या होते हैं?
ये एक तरह से देखा जाए तो मॉलिक्यूलर बेसिस होते हैं हेरिडिटरी के या हेरिडिटी के। क्यों होते हैं? क्योंकि हम इसको स्टार्टिंग से समझ रहे थे कि मान लीजिए कोई भी सेल है, अगर मान लीजिए किसी गैमेट जो होते हैं उनका फ्यूजन होता है, मतलब कि वो आपस में जुड़ रहे हैं, तो उसके थ्रू फिर क्या बन रहा है? एक तरह से जाइगोट बन रहा है। तो ये जो जाइगोट आया है, इस जाइगोट में क्या होगा? सेल का डिवीजन होगा। ये सेल का डिवीजन होगा, तो सेल डिवीजन जो होता है, तो सेल डिवीजन कहाँ पर होगा? ये होगा क्रोमोसोम के अंदर। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम में डिवाइड होगा, ऑब्वियसली डिवाइड होंगे। जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पढ़ा था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एक तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ा था। तो उसके कारण क्या होता है? जब सेल का डिवीजन होता है तो उसके कारण क्या होंगे? क्रोमोसोम्स भी डिवाइड होंगे, और क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, मतलब जीन्स का भी डिवीजन होगा, और जीन्स के अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उनका भी डिवीजन होता है, जिसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी मटेरियल, और ये होते हैं डीएनए और आरएनए। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जेनेटिक्स जो डिपेंड करती है वो इन्हीं पर डिपेंड करती है, और यही मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी होता है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे बावेरी और सनट ने बताया था। बावेरी और सनट एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि गैमेट्स जो होते हैं, वही मैंने आपको जो बता दिया है कि जितने भी एक तरह से देखा जाए तो पेरेंट्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, और रिप्रोडक्शन अगर करते हैं तो अपने अपने गैमेट्स बनाते हैं। मेल अपने गैमेट्स बनाते हैं, फीमेल अपने गैमेट्स बनाते हैं। मेल स्पर्म बनाते हैं, फीमेल ओवम बनाती है, और इन दोनों का फ्यूजन होता है फर्टिलाइजेशन के थ्रू। और जब फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद फिर क्या होगा? जब इनका फ्यूजन होगा तो फ्यूजन के बाद फिर क्या होता है? माइटोसिस की प्रोसेस होती है। माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम सेल डिवीजन बोलते हैं, तो सेल डिवीजन के बाद जब जाइगोट में सेल डिवीजन होता है तो जैसे चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं होता है, एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है दो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल का। एक जेनेटिक मटेरियल जो मेल से आए हैं, दूसरे जेनेटिक मटेरियल जो फीमेल से आए हैं, तो इन दोनों का क्या होता है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और कंबाइन होने के बाद ये क्या बनाते हैं? एक चाइल्ड बनाते हैं। तो दोनों में से दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या हो रहे हैं? फ्लो हो रहे हैं। तो उन्हीं को फिर क्या बोला जाता है? वही आनुवंशिक, या ऐसा कहें कि वही जेनेटिक मटेरियल जो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फ्लो कर रहे हैं, उसी को क्या कहा जाता है? हेरिडिटरी मटेरियल। और ये हेरिडिटरी मटेरियल क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू या इसके थ्रू बता दिया था, जिसको कि जीन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। और मॉर्गन ने भी बता दिया था कि मॉर्गन ने भी ये चीज़ें हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ लिया है, जिसमें कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। और उन्होंने ये बताया था कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो स्पेशल जीन्स से ही कोड होते हैं, और स्पेशल जीन्स के थ्रू ही उनका क्या होता है? फ्लो होता है, कि एक से दूसरी जनरेशन में वो जाएंगे। तो मॉर्गन है, मेंडल है, इन सभी ने जेनेटिक मटेरियल के बारे में बता दिया था। अब एक्चुअली देखा जाए तो जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, या ऐसा कहें हम जिनको हेरिडिटरी मटेरियल बोल रहे हैं, तो उन हेरिडिटरी मटेरियल में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही होना चाहिए कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनमें फ्लो होने की कैपेबिलिटी होना चाहिए, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, उनमें ये कैपेबिलिटी होना चाहिए कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पेरेंट्स में उनका फ्लो हो सके। तो इस तरह से भी क्या होता है कि उनका फ्लो होता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यही होना चाहिए कि अगर कोई भी जेनेटिक मटेरियल है तो उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होना चाहिए कि उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन के फॉर्म में एक तरह से कंट्रोल हो या फिर उसमें स्टोर हो। तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसमें फ्लो करने की कैपेबिलिटी होना चाहिए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि अगर कोई भी कनेक्टेड अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो उस इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वो जेनेटिक मटेरियल फ्लो कर सके और रेप्लिकेशन भी कर सके। इसका मतलब ये है कि दूसरा ये होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं जेनेटिक मटेरियल में रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी होना चाहिए। और रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेशन कैपेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए सेल का डिवीजन हो रहा है, अगर सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में सिर्फ सेल का डिवीजन नहीं होता है, सेल ऑर्गेनेल्स का भी डिवीजन होता है। सेल ऑर्गेनेल्स में क्या आ जाते हैं हम? मेन अगर ऑर्गेनेल पे आते हैं तो वो होता है न्यूक्लियस।
मतलब न्यूक्लियस का भी डिवीजन होना चाहिए। अगर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम बोल रहे हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का भी क्या होना चाहिए, एक तरह से सेपरेशन होना चाहिए, या फिर ऐसा कहें कि रेप्लिकेशन होना चाहिए। अगर क्रोमोसोम का होता है तो ऑब्वियसली जीन्स का भी होगा, और जीन्स का अगर हो रहा है तो जीन्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है जिसको हम डीएनए आरएनए बोल रहे हैं उसका भी क्या होना चाहिए, रेप्लिकेशन होना चाहिए। तो किसी भी जेनेटिक मटेरियल में रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी होना जरूरी है। नेक्स्ट आता है कि इनमें जीन्स का एक्सप्रेशन होना चाहिए। जीन्स का एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है जीन्स का फ्लो जो है वो एक से दूसरे जनरेशन में होना जरूरी होता है। नेक्स्ट जो आता है इनमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होना चाहिए, या फिर ऐसा कहें कि प्रोटीन संश्लेषण की कैपेबिलिटी होना चाहिए। तो ट्रांसलेशन और ट्रांसडक्शन क्या होता है ये समझा देती हूँ मैं आपको, कि अगर कोई जेनेटिक मटेरियल है या फिर ऐसा कहें हेरिडिटरी मटेरियल है, तो हेरिडिटरी मटेरियल जो होते हैं उनमें अगर जनरली हम देखें तो सेल का जब डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि बिना सेल डिवीजन के किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो सेल डिवीजन आपको पता है कि सेल का डिवीजन होता है, सेल का डिवीजन जो होता है वो 2 पार्ट में होता है, इसको हम माइटोसिस और मियोसिस बोलते हैं। तो जब माइटोसिस और मियोसिस की प्रोसेस होती है तो उस समय क्या होता है, अगर सेल डिवाइड हो रही है तो सेल को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की। अगर उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो इस प्रोटीन का फॉर्मेशन सेल के अंदर कैसे होता है, वही चीज जो होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन और ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसडक्शन और ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है नॉट अ इजी प्रोसेस, बहुत ही लेंथी प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि बेसिकली सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर इंफॉर्मेशन सेव होती है कि उसको प्रोटीन का सिंथेसिस करना है। तो जब वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस होता है डीएनए से पहले आरएनए के फॉर्मेशन के थ्रू, मतलब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, फिर आरएनए से किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो प्रोसेस होती है डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन की, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से प्रोटीन जो फॉर्म होता है उसको बोला जाता है ट्रांसलेशन, और कंप्लीट इस प्रोसेस को बोला जाता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो किसी भी हेरिडिटरी मटेरियल में ये कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो प्रोटीन का सिंथेसिस कर सके। तो ये होता है जनरली, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये कि इनको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, हेरिडिटरी मटेरियल जो है उसकी सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी, तो उसकी डिस्कवरी जो की थी वो फ्रेडरिक मिश्चर ने की थी 1869 में, और उनको सबसे पहले किसने देखा था, डब्ल्यूबीसीज में। डब्ल्यूबीसीज को उन्होंने देखा था, जब उसमें उनका एक प्रेसिपिटेशन किया तो उन्होंने देखा कि कुछ अलग टाइप का जो केमिकल है वो सेपरेट हो जाता है, तो वो जो सेपरेट केमिकल था उसका नाम उन्होंने न्यूक्लिक एसिड रखा, और ये न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो फ्रेडरिक मिश्चर को इसको सबसे पहले इसका श्रेय जाता है एक तरह से देखा जाए, और अल्टमान जो है उन्होंने इसको प्रोटीन से सेपरेट किया था। लेविन ने भी इनको यीस्ट सेल्स में सबसे पहले डिस्कवर किया था, और इसका जो नाम दिया था न्यूक्लिक एसिड का डीएनए और आरएनए वो दिया था लेविन ने। लेविन ने ही बोला था कि ये जो जनरल जो मटेरियल हेरिडिटरी मटेरियल है उसको उन्होंने डीएनए और आरएनए कहा। अब डीएनए क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये दोनों ही जो है बेसिक जेनेटिक मटेरियल है या बेसिक हेरिडिटरी मटेरियल है, जिसको शो करने के लिए या जिसको एक तरह से देखा जाए कि बताने के लिए बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। जैसे ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया कि हाँ सभी सेल्स जो होती हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, और उनमें जो है वो जनरेशन टू जनरेशन फ्लो होने की कैपेबिलिटी होती है। तो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था, हर्शे और चेस ने एक्सपेरिमेंट किया था, और ऑसवाल्ड ने भी एक्सपेरिमेंट किया इसके थ्रू। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूँगी। आज मैंने आपको जनरल इसकी एक तरह से बेसिक चीज़ें बताई है कि हेरिडिटरी क्या होती है या हेरिडिटी क्या होती है, जेनेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, और ये किस प्रोसेस के थ्रू फ्लो होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपको इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट बताऊंगी, और फिर हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जिसमें डीएनए स्ट्रक्चर, आरएनए की स्ट्रक्चर, डीएनए का रेप्लिकेशन,
और प्रोटीन का सिंथेसिस जिसमें हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।